ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वोटर बोले सत्ता के राज खोले, और वोटर तो बोल चुका है सर। वोटर अपना मन, अपने मतादेश को दर्ज करा चुका है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब खुलेंगी, जब ये बोलेंगी 10 नवंबर को, तो सारे राज खोल देंगी। और राज तो खुल ही चुके हैं, लेकिन अभी वो हमारे और आपके सामने नहीं है। राज अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हैं। तो चलिए इंतजार करेंगे अगले मंगलवार का, इस मंगलवार की तरह, और जानेंगे क्या है। लेकिन हम लगातार डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की मरवाही विधानसभा की भी। एक क्विक रिएक्शन भी लेंगे। जो मेहमान हमारे साथ इस दूसरे दौर में जुड़े हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण गेस्ट जुड़े हैं। हमारे साथ हैं मुदित शेजवार जी, जो युवा नेता हैं बीजेपी के। उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। अभी मुदित शेजवार जी हमारे साथ नहीं है, टीम ने मुझे बताया है। और अभी हमारे साथ हैं हर्ष यादव जी हैं, ये जान लेता हूं कि वो भी नहीं है सर। नमस्कार। हर्ष यादव जी हमारे साथ हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूं। हमारे साथ केदार गुप्ता जी हैं। केदार गुप्ता जी हैं सर, मैं ठीक हूँ? वो कह रहे हैं मुदित शेजवार नहीं है जी। और अजय साहू जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस से, उनका मैं स्वागत करता हूं। और लगातार अपने नीले कोट के साथ धूम मचाने वाले और एक पार्टी विशेष के प्रवक्ता सा भ्रम पैदा करने वाले धनवेंद्र जायसवाल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। धनवेंद्र जी, सबसे पहले आप ही के पास, आज आप 2 in 1 की भूमिका में रहे। उधर मरवाही से खिसक के आप अनूपपुर में आ गए, और उसके पहले 3 दिन आप मरवाही में डेरा डाले हुए थे। तो आपने आज दोनों तरह की भूमिकाएं बड़े जबरदस्त तरीके से निभाई हैं। बता दीजिए हमको जरा, मरवाही का मिजाज क्या बोल रहा है सर? बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई प्रोफाइल सीट है, और जोगी परिवार की लेगेसी जुड़ी है मरवाही से। जी धनवेंद्र जी बोलिए। जी धनवेंद्र जी। जी, आज मैं अनूपपुर में जरूर था, दिल मरवाही में था, और लगातार मरवाही से कनेक्ट रहा। तमाम मेरे साथी रिपोर्टर मरवाही क्षेत्र में घूम रहे थे, मैं उनसे लगातार बातचीत कर रहा था। जी। मरवाही क्षेत्र की जनता ने इस बार शायद विकास के साथ जाने का फैसला किया है। उनका ये कहना कि 3 साल सरकार के बचे हैं, इस टेन्योर के 3 साल बचे हैं, यदि हम विपक्ष का विधायक देंगे तो शायद सरकार हमारी तरफ उपेक्षा की निगाह से देखेगी, इसलिए हम सत्ता पक्ष का विधायक देंगे तो उनको 3 साल में अपना परफॉर्मेंस दिखाने की जल्दबाजी होगी, क्योंकि उनको अगले चुनाव में भी लड़ करके यहाँ से जीतने की उनकी तमन्ना होगी। तो ज्यादातर मतदाताओं ने ये, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, हमारे सहयोगियों की बातचीत हो रही थी, वो कांग्रेस की तरफ झुकते हुए दिखाई दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी टीम है, भारतीय जनता पार्टी के काम करने की शैली अलग है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मरवाही के मतदाताओं के मन को कुरेदा, बाद में अमित जोगी उसमें शामिल हुए। अमित जोगी ने अपने पिता के अपमान के मामले को जोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस से बदला लेना है, और मुझे कांग्रेस से बदला लेने के लिए एक ही विकल्प दिखाई देता है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए। उन्होंने जाने का फैसला किया। फायदा मिलेगा, और उन्होंने तमाम लोगों से अलग-अलग उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा, बीजेपी को उसका नुकसान हो सकता है, या बीजेपी को फायदा होगा या कांग्रेस को फायदा होगा? थोड़ा बहुत बेनिफिट तो भाजपा। जी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा माइलेज मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो जोगी कांग्रेस के कुछ वोटर टूट करके जाएंगे, लेकिन जो ज्यादातर मतदाता जिनका मनोभाव था कि वो अब चूंकि मूलतः कांग्रेसी रहे हैं, जोगी के प्रति उनकी श्रद्धा थी, जोगी जी रहे नहीं, तो मूल पार्टी में लौटने से के अलावा कोई बेहतर विकल्प उनको दिखाई नहीं देता। तमाम जो कांग्रेस की तरफ मुड़ने वाले वोटर हैं, उनकी संख्या ज्यादा मुझे दिखाई देती है। चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अजय जी की तरफ मैं चलता हूं। अजय जी, एक क्विक रिएक्शन आपका, फिर मैं केदार जी की प्रतिक्रिया लूंगा बीजेपी से। जी अजय जी बोलिए सर। जी जी। निश्चित तौर पर लगातार 15 वर्षों तक प्रदेश में रमन सिंह जी की सरकार रहने के बाद, और 3 साल तक अजीत जोगी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से मरवाही की जनता की उपेक्षा हुई है, और हमने 18 साल बनाम जो 18 महीने में जो काम करके दिखाया है मरवाही के लिए, उसकी बाट मरवाही की जनता लगातार 20-25 वर्षों से जो रही थी। जिला बनाने की बात करें या मरवाही के विकास कार्यों की घोषणा की बात करें, तो निश्चित तौर पर वहां की जनता का विश्वास जो है वो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार पर है। और वहां पर जो हमारे प्रत्याशी थे, वो लगातार 20 वर्षों तक चिकित्सा के क्षेत्र में शासकीय नौकरी में रहते हुए वहां पर उन्होंने लोगों की सेवा की है। भाजपा। जी जी, चलिए बढ़िया।
ठीक है, रिएक्शन में फिर भाजपा का जो प्रत्याशी है वो रायपुर से आयातित किया हुआ है जी, उनका वहां जी। पर कोई काम करने का कोई रिकॉर्ड दिखता नहीं। बोलिए धनवेंद्र जी, आप क्या ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? जी जी जी। अजय जी शायद कुछ बातों को छिपा रहे हैं, मैं उसको, चूंकि अब मतदान हो चुका है, सारी बातें खुल करके सामने आ जानी चाहिए। सरपंच संघ ने उसका स्पष्ट विरोध किया था कि डॉक्टर के ध्रुव हमें प्रत्याशी के तौर पर नहीं चाहिए, क्योंकि वो बाहरी व्यक्ति है और जो जिन कार्यकर्ताओं ने पिछले 15-20 सालों तक कांग्रेस की सेवा की है उनमें से किसी एक को मौका मिलना चाहिए। तो पार्टी ने वो मौका नहीं दिया। सरपंचों में इस बात की नाराजगी तो थी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव प्रबंधन किया, उस नाराजगी को दबाने में कोशिश की। धनवेंद्र, मुझे साफ तौर पर बताइए, एक चीज, पड़ला किसका भारी दिख रहा है आपको? कुछ हद जी, तक कांग्रेस, पड़ला किसका भारी दिख रहा है आपको? कौन वजनदार दिख रहा है? एज किसका इस बार कांग्रेस का भारी दिखाई देता है, कांग्रेस का भारी दिखता है। क्यों जी, क्या वजह देखते हैं आप? कांग्रेस का एज दिखाई देता है, कांग्रेस का पड़ला भारी दिखाई दे रहा है। जी जी। मैंने जैसे कहा कि वहां के लोग अब चाहते हैं कि वो अपनी मूल धारा में लौट आए, जो उनकी मूल धारा कांग्रेस रही है उस तरफ लौटना चाहते हैं। दूसरा, उनके मन में इस बात की ललक है। चलिए, केदार जी कितने सहमत असहमत होंगे आपसे? असहमत तो होंगे ही, लेकिन अगर उनकी उम्मीदें परवान है तो क्यों परवान है केदार जी? जी हाँ, जी सर, केदार जी। देखिए, सीधी बात है कि जैसा कहा जा रहा है कि वो अपने मूल विचारधारा में लौटना चाहते हैं, तो आम मतदाता जागरूक है। हमारे आदिवासी भाई छत्तीसगढ़ प्रदेश के बहुत जागरूक है और उनकी कोई एक फिक्स विचारधारा नहीं है कि हम उस पार्टी के साथ है तो उसी पार्टी में जाएंगे। वो जागरूक है और देख रहे हैं। ये वर्तमान में जो सरकार आई उसने जो वादे किए, शराबबंदी का वादा किया, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, कोई भी वादे पूरे नहीं किए। इवन धान खरीदी के मामले में 10-10 महीने बाद तक के पूरा पैसा नहीं दिया गया और दाना दाना खरीदेंगे बोल रहे थे, 15 क्विंटल ही खरीद रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी से वहां के लोग नाराज हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि उनके वो मूल विचारधारा में अपने लौटना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति की मूल विचारधारा हो सकती है, पर सारे मतदाताओं की मूल विचारधारा कैसे हो सकती है, एक कैसे हो सकती है? तो मैं समझता हूँ कि आदिवासी भाई और बहनों ने आगे बढ़कर कमल पर निशान लगाया होगा और हम निश्चित रूप से भारी बहुमतों के साथ मरवाही का उपचुनाव जीतेंगे। चलिए, मुदित जी हमारे साथ हैं। मुदित शेजवार जी, बहुत स्वागत के साथ मैं जानना चाहूँगा, बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव रहा है मध्य प्रदेश की सांची विधानसभा सीट का, जो भोपाल, राजधानी भोपाल की एक पड़ोसी विधानसभा सीट है, और इसको लेकर बहुत सारी बातें भी रही हैं। लेकिन मैं अतीत में नहीं जाऊंगा क्योंकि अब वर्तमान और भविष्य की तरफ देखने का समय है। तो मैं वर्तमान में खड़ा होकर अगर मुदित शेजवार जी को भविष्य की तरफ देखते पाता हूं, तो मैं वर्तमान में खड़ा होकर भविष्य में क्या देखता हूं कि मुदित शेजवार जी कहां खड़े हैं, प्रभुराम चौधरी जी कहां खड़े हैं, और आपके पूज्य पिताजी जो स्टालवर्ट नेता हैं बीजेपी के, शेजवार जी, डॉक्टर शेजवार जी, वो कहां खड़े हैं? जी मुदित जी। जी नमस्कार शरद जी। नमस्कार सर। आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं बिल्कुल जी कॉन्फिडेंटली मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि जब डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी में आए थे और आने के बाद जब शुरुआत में उनका इंटरव्यू हुआ था और शुरुआती इंटरव्यू में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि मैं और मुदित हम 1 और 1 11 हैं और सांची विधानसभा को उनका कहना था कि 2 विधायक मिलने वाले हैं, एक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी के रूप में और दूसरा सेवा करने के लिए मुदित शेजवार के रूप में। तो मैं अपने आप को बिल्कुल वैसे ही देखता हूं। हम साथ मिलके यहाँ जनता की सेवा करेंगे। सांची विधानसभा में अब हमारे सामने विपक्ष ये मान के चलिए ना के बराबर है, तो अब हमारे पास कोई और कारण नहीं है। मतलब हमें अपना पूरा समय जो है वो इस क्षेत्र के विकास में देना है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आमतौर पर जब कोई नया बैट्समैन बल्लेबाजी करने आता है और पत्रकार रूपी गेंदबाज पहली बाउंसर उसको फेंकता है, तो जिस तरह आपने कहा, सवाल बहुत अच्छा है सर, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और ईश्वर करे आप सचिन तेंदुलकर की तरह मुस्कुराएं और इस बहुत अच्छे ढंग से आपने पहली बाउंसर को फेस किया है, ये बहुत अच्छी बात है। इट्स अ वेरी गुड जेस्चर। और जो जवाब भी आपने दिया है वो यंग एज के बाद आपकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी की तरफ इशारा करता है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। ये बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा मेरा सवाल और है, बड़े प्रश्न उठे आपकी तथाकथित एब्सेंस के, आपके पूज्य पिताजी के एब्सेंस के। अब मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर वो अतीत की बात है। लेकिन अब क्या आप अपनी ताकत देखते हैं
क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा नहीं है कि किसी की लिगेसी है, ये आगे फिर खुलेगी, मुदित जी के लिए भी खुल सकती है और किसी के लिए भी खुल सकती है, जैसे प्रभुराम चौधरी जी के लिए खुली हुई है। क्या देखते हैं आप आगे, बीती ताही बिसार के आगे की सुधिले? जी मुदित जी। जी नहीं, ये शरद जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। बहुत शुरुआत में जब ये विलय हुआ था और सिंधिया जी भाजपा में आए थे, 22 जो विधायक आए थे, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था और ये आपने बीती ताई विसार जो ये मेंशन किया है, मैं कम से कम उस पूरे प्रोग्राम में आपने 5 से 6 बार मेंशन किया था। मैंने उस दिन ये बात पकड़ ली थी। क्या बात और मैं कहीं ना कहीं उस रास्ते पर चल रहा हूँ। जी और ये मैं थोड़ा पीछे भी जाऊंगा। आपने जो एब्सेंस की बात करी, कई बार बहुत सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से जो यहाँ जमीन पर होती है वो भोपाल तक पहुंच नहीं पाती। मैं ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन ने हमें, मुझे और मेरे पिताजी को जितनी जिम्मेदारी दी है उसका हमने अक्षरशः पालन किया है। जो हमें समन्वय की बैठकें वगैरह कराने को बोली गई, हमने शुरुआत में कराई। और जैसा संगठन का विचार था या जो भी उनकी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत हमने जितना हमारा इन्वॉल्वमेंट था वो हमने पूरा दिया। और आगे की अगर बात करें तो शरद जी, मैं राजनीति में सिर्फ विधायक या सांसद बनने के लिए नहीं हूं। मैं एक पढ़ा लिखा युवा हूं, मेरी उम्र कम है अभी। मैं खुद नौकरी छोड़ के मैं एक बड़ी एजेंसी में काम करता था, ऑगिलवियन मातर में। मैं नौकरी छोड़ के यहाँ पे आया हूँ तो कुछ सेवा के उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया था। मेरे पिताजी को मैंने जीवन भर यहाँ पे लोगों की सेवा करते हुए देखा है। तो मैं लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा ऐसी सोच नहीं रखता हूँ कि विधायक ही बनना है या चुनाव ही लड़ना है या इसी सीट से लड़ना है। पार्टी की जहाँ उपयोगिता, जो पार्टी उपयोगिता मेरे में देखेगी जी, वो मुझे उपयोग करेंगे और मैं हर तरीके से पार्टी जहां लगाएगी मैं वहां वो काम करने को तैयार हूं। सर, आपने दूसरी बाउंसर को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है और इसको आपने, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आपने इसको मोड़ दिया है। चौके के लिए कहने में थोड़ा संकोच करूंगा, लेकिन 3 रन तो मैं दूंगा आपको कि आपने दौड़कर 3 रन ले लिए हैं सर, और बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि सबसे अच्छा और सच्चा बल्लेबाज वो है जो सवालों की बाउंसर को डक ना करे। वो पूरी ताकत से अपने हेलमेट और अपने बल्ले के साथ इस भरोसे के साथ खड़ा हो कि मीडिया चौथे स्तंभ, सवाल पूछो, आपका अधिकार है, जवाब देना या इसको सीमा रेखा की तरफ फेंकना या उछाल देना, ये मेरी कोशिश होगी। सर, सलाम है आपको, मजा आया आपसे बात करके, धन्यवाद। हर्ष जी, आप भी एडमायर कर रहे होंगे इस यंग पॉलिटिशियन को। आपने बुंदेलखंड की सीटों को जिम्मेदारी देखी, संभाली है। एक क्विक रिएक्शन मुझे दीजिए, फिर मैं छत्तीसगढ़ की तरफ मोड़ूंगा अपनी सवालों की छोटी मोटी जो मेरी जिज्ञासा है उसको। जी हर्ष जी बताइए, बड़ा मलेरा क्या बोल रहा है, सुर्खी क्या बोल रहा है? सर देखिए शरद जी, जो जनता का मिजाज है, आवाम का मिजाज है पूरे मध्य प्रदेश का, आप भी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। और जिस तरह से हवा पूरे मध्य प्रदेश में बनी है, जिस तरह से बिकाऊ का मुद्दा बना है, जिस तरह से गद्दार का मुद्दा पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में गुंजायमान हुआ है, ये संकेत है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से बेहद संकट वाला है जी। आज जनता चुनाव लड़ रही है, पूरा मैंने महसूस किया है, मैंने बहुत नजदीकी से चुनाव देखा है, मैंने खुद का चुनाव 3 चुनाव विधानसभा चुनाव लड़े हैं। और जिस तरह से जनता स्वयं आके खड़ी हो रही थी पब्लिक मीटिंग में, कांग्रेस के कार्यक्रमों में और कमलनाथ जी को देखने और सुनने के लिए, मुझे याद आता है मैं जब बहुत छोटा था, छात्र राजनीति में भी नहीं था, उस समय एक समय था कि अटल जी को सुनने के लिए इस तरह से लोग व्याकुल होकर सुनते थे और लगातार जज्बा था लोगों को सुनने का। एक बार, पहली बार मध्य प्रदेश में एक ऐसा जननेता हम लोगों ने देखा और महसूस किया है जो कमलनाथ के रूप में पूरे मध्य प्रदेश ने महसूस किया है। और जिस तरह से कमलनाथ जी की सरकार को जनादेश मिला था 2018 के चुनाव, उसको जनादेश को मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और जो गद्दारों ने कार्य किया है, उससे जनता बेहद आहत है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है जी। और चाहे बुंदेलखंड की बात हो, चाहे बड़ा मलेरा की बात हो, चाहे सुर्खी की बात हो, चाहे चंबल की बात हो, चाहे मालवा की बात हो, चारों तरफ से जो वोट परसेंटेज बढ़ा है वो कहीं ना कहीं संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बेहद माहौल मध्य प्रदेश में है। चलिए, तो ये सीनियर कांग्रेस लीडर, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हर्ष जी का दावा है कि फैक्टर बिकाऊ टिकाऊ जो है वो टिकाऊ बना हुआ है कांग्रेस के लिए,
और उनका ये भी दावा है कि कमलनाथ जी एक जननायक नेता के तौर पर मध्य प्रदेश में उभरे हैं, और ये कहने वाले वो अकेले कांग्रेस के नेता नहीं है। ये इसकी चर्चा जरूर हुई है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो सवाल कुछ उठाते थे लोग पहले कमलनाथ जी के लिए, उनकी पार्टी में भी ऐसे लोगों की संख्या थी जो कहते थे कि वो महाकौशल के बाहर एक स्वीकार्य नेता, एक राष्ट्रीय नेता जरूर है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बड़ी छवि के नेता नहीं है। शायद इस चुनाव ने उनको वो छवि दी है। इस पर और भी बातें होंगी। हमारे साथ विश्वेश ठाकरे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ के। सर, एक छोटी टिप्पणी आपकी, संक्षिप्त टिप्पणी आपकी, क्योंकि हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे आप मरवाही के इलेक्शन को लेकर, और किस तरह छत्तीसगढ़ की बीजेपी कांग्रेस की राजनीति में और खासतौर से अजीत जोगी जी की पार्टी पर भी आप इसका इम्पैक्ट देखते हैं? जी ठाकरे साहब। सर शरद जी, ये 71-72% जो अभी तक के आंकड़े मिले हैं मरवाही मतदान जी, वो ये बताता है सर आपको सुन नहीं पा रहा हूं मैं ठीक से। जी जी, अभी आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही है आवाज जी। मैं ये बता रहा था कि मरवाही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन यहाँ पर था। हालांकि बाई इलेक्शन ऐसे समय में कोई इम्पोर्टेंट नहीं कहा जा सकता जब सरकार के पास में ऑलरेडी 69 सीट्स हों, लेकिन फिर भी ये जोगी के अस्तित्व को लेकर, जोगी परिवार के राजनीति के अस्तित्व को लेकर ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर 71 और 72% इलेक्शन हुआ है, वो ये बताती है कि सरकार ने कितनी जबरदस्त तरीके से अपनी ताकत झोंकी थी। इसमें ये भी महत्वपूर्ण है कि सरकार किसी भी कीमत पे ये चुनाव जीतना चाह रही थी। ये चुनाव इसलिए नहीं जीतना चाह रही थी कि उनकी झोली में एक सीट और आ जाए। ये चुनाव इसलिए जीतना चाह रही थी कि जोगी की राजनीति मरवाही और छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाए। तो मुझे लगता है कि अभी तक के जो मतदान के आंकड़े हैं, जो रुझान है, उससे कहीं ना कहीं सरकार अपनी पूरी ताकत लगाकर इस चीज में कामयाब होते दिखती है कि जोगी, अब जो मरवाही में एक ऐसा नाम हुआ करता था कि जो जोगी लिख लिया वो चुनाव जीतेगा, तो पहली जीत तो सरकार की उस समय हो गई थी कि जब अमित जोगी को वहां से लड़ने नहीं दिया गया, या जोगी परिवार के किसी को वहां से लड़ने नहीं दिया गया। और उसके बाद अब दूसरी जीत ये हो गई कि 72% मतदान। तो इतना बड़ा मतदान, ये बताते हैं कि 67 सेक्टर्स वहां बनाए गए थे, जबकि 20-25 सेक्टर्स बनाकर ये चुनाव होता था। वहां पर कांग्रेस ने 67 सेक्टर्स बनाकर अपने लोगों को लगाकर चुनाव लड़ा है। ये ठाकुर साहब, किसका एज देखते हैं आप? बहुत क्लियर अगर आपको अभी दिख रहा हो, एज किस पार्टी का देखते हैं आप मरवाही? जी, कांग्रेस का ही एज देखते हैं। दरअसल सरकार का एज देखते हैं। बाई इलेक्शन, ठीक कह रहे हैं आप, बाई इलेक्शन सरकार के डोमिनेटिंग में होता है, उसका डोमिनेशन रहता है। कांग्रेस को एक सीट और बढ़ती दिखती है यहाँ पर जी। ऐसा अभी तक के जो रुझान है उससे समझ में आता है। आपको अजीत जोगी के पुत्र जो हैं उन पर और उनके पूरे परिवार पर आप इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, मैं पहले ही बता रहा था शरद जी आपको कि जैसा सरकार इस सीट को इसलिए नहीं जीतना चाहती थी कि उनके खाते में एक सीट और बढ़ जाए, इस जीत को सरकार ये देख रही थी कि जोगी की जो लंबी राजनीति है इस प्रदेश में जी, वो खत्म हो जाए जी, क्योंकि जोगी के पास मरवाही के अलावा और कोई ऐसी कोई सशक्त सीट नहीं है जहां पर जोगी नाम से इलेक्शन। क्या ये पराजय अमित जी के लिए संकटों के रास्ते खोलेगी? अगर संभावित, मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं उनको भी और तमाम राजनीतिक दलों को। जी जी जी, इसलिए भी क्योंकि अभी अगर मान लो आप देखेंगे तो उनके पास जो 5 विधायक थे उनमें से अब एक सीट तो वो लड़ नहीं पाए, तो 4 विधायक हैं, उनमें से 2 खुलेआम ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में वापस जाना चाहते हैं, देवव्रत और प्रमोद शर्मा जी। तो जी। अब वो उनके पास 2 विधायक जो धर्मजीत सिंह हैं और जो उनकी माता जी है डॉक्टर रेणु जोगी, वही बस्ती है जी। तो आगे चलकर निश्चित रूप से जोगी परिवार की राजनीति इस प्रदेश में कठिनाई के दौर से गुजरने वाली है, क्योंकि अजीत जोगी जो एक केंद्र बिंदु हुआ करते थे, अजीत जोगी के नाम से जो लोग हुआ करते थे जी, तो वैसा थोड़ा सा यहाँ पर संकट अमित को झेलना पड़ेगा, ऐसा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने विश्लेषण में एक साफ रोशनी लेकर आप सामने आए हैं कि मरवाही की अगर हम बात करें तो जैसा बाय इलेक्शन, चूंकि सिंगल सीट है और आमतौर पर ऐसी सीट फेवर करती है अगर हम बात करें। चलिए, एक छोटी सी रिएक्शन, बुंदेलखंड बच रहा था अभी तक, तो हम वहां से भी रजनीश जैन जी सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गए। रजनीश जी, अब मतदान का प्रतिशत सामने है। पहले आपने हमसे कहा था मतदान के पहले कांटे की टक्कर दोनों सीटों पर, अब ये कांटे की टक्कर का कुछ कोहरा साफ हुआ है सर? अब आपको कुछ नजर आ रहा है कांग्रेस बीजेपी के लिए बड़ा मलेरा सुर्खी में? देखिए, सुर्खी की जहां तक बात है, मैं आज क्षेत्र में घूमा हूँ मतदान के दौरान, और कम से कम राहतगढ़ बेल्ट जो है उसमें मैंने देखा कि
भाजपा का प्रबंधन जो है उसने अपना काम किया है जी। और कई जगहों पे कांग्रेस के पोलिंग एजेंट नहीं थे और बड़ी कार्यकर्ताओं की अकाल की स्थिति वहाँ थी। तो और मतदान का प्रतिशत जहाँ तक है तो एक बात जरूर आप देखिएगा कि संभवतः महिलाओं का प्रतिशत भी अच्छा खासा है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि सुर्खी में अब बीजेपी कुछ बढ़त की तरफ आपको दिखी है? निश्चित रूप से। और बड़ा मलहरा में क्या स्थिति है सर? बड़ा मलहरा में भी संतोषजनक स्थिति है और वहाँ भी प्रतिशत काफी अच्छी मात्रा में पहले चुनावों की तुलना में इस बार जो है प्रतिशत अच्छा गया है और वहाँ भी प्रबंधन काफी मजबूत रहा है। जी जी, तो आप ये मान रहे हैं कि दोनों जगह आप थोड़ा सा आगे देख रहे हैं बीजेपी को? निश्चित रूप से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक अंतिम दौर में जो कहा जाता है कि स्लॉग ओवर में बीजेपी एक बेहतरीन टीम के तौर पर सामने आती है, उसका प्रबंधन, उसका काडर और उसके कार्यकर्ताओं का एक संगठित समूह वो जिस तरह से जुटता है और उसमें जो संघ की पृष्ठभूमि से लोग आते हैं वो एक बड़ा अंतर पैदा करते हैं, क्योंकि वो चेहरों के लिए नहीं खड़े होते, वो खड़े होते हैं विचारधारा के लिए और पार्टी के लिए। धार से उदय आर्य जी भी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। उदय जी, एक क्विक रिएक्शन हमको दे दीजिए सर। जी, बदनावर क्या बोल रहा है सर? बदनावर क्या बोल रहा है? सर, बदनावर में इस बार करीब 2% जो है मतदान कम हुआ है गत 2 वर्ष पहले जो 2018 में हुआ था उसके मुकाबले में। तो इस बार 2% मतदान जो है कम हुआ है यहाँ पर और इसका कारण ये माना जा रहा है कि कोरोना काल के बाद में यहाँ से जो मजदूर दूसरे प्रदेशों में गए थे लेकिन वो वापस नहीं आ पाए वोट डालने के लिए। तो इससे आप क्या अनुमान लगा रहे हैं सर? किसका एज देख रहे हैं आप? मतदान तो कम हुआ है, इसमें भी क्या है कि अभी 83.75 मतदान हुआ है जिसमें डाक मतपत्र भी शामिल है। तो एक प्रकार से जो लोग बाहर गए हैं उनका थोड़ा सा मत हमको कम है। तो ये है कि कहीं ना कहीं ये प्रभावित तो करेगा परिणामों। किसको प्रभावित करे? कांग्रेस को, बीजेपी को? क्योंकि पिछले बार जो है अगर 85% से ऊपर। अरे सर, इतना तुलवा मुलवा के काहे बोल रहे हैं सर? बता दीजिए ना, हमको थोड़ा हिंटवा दीजिए ना। हाँ, यही बात है कि पिछली बार कांग्रेस के फेवर में गया था तो निश्चित है कि इस बार उनको वो परसेंटेज जो है कम गिरा तो उनको। अरे मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ सर, आप तो इसको कुछ बना दिए हैं बिल्कुल। अरे हमको बता दीजिए, कांग्रेस का एज दिखता है, बीजेपी का दिखता है? तो इसमें नुकसान कांग्रेस का दिखता है सर। ये इतने सवालों की खंदक मैंने खुदाई करने के लिए लगाई तब जवाब आया। धन्यवाद आर्य साहब। तोल मोल के बोल, संतुलनकारी भूमिका की जय हो, ये पत्रकार के लिए जरूरी भी है सर। प्रमोद भार्गव शिवपुरी से जल्दी से क्विक रिएक्शन, कंक्लूसिव रिएक्शन लेता हूं। प्रमोद जी, क्या बोलती हैं 2 सीटें शिवपुरी जिले की? सर देखिए, शिवपुरी में मतदान की जो प्रक्रिया शुरू हुई सुबह 7 बजे से और शाम 6 बजे तक देखने में आया, एक तो भारी मतदान हुआ है। 75 से 77% मुद्दे पर प्रमोद जी, प्रकृति के रंग रूप का वर्णन आप माफी चाहूंगा। जी जी, मुद्दों की यहाँ मुद्दों की विकास संबंधी मुद्दों पर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है। यहाँ जो बात हुई है वो जनता ऐसा लग रहा है कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने जा रही है नेताओं को। मतलब मैं जो समझ रहा हूँ वो ये समझ रहा हूँ कि कांग्रेस का पलड़ा आप कुछ भारी देख रहे हैं। कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है और मतदाता बिल्कुल नाराज है कि जो जिस तरह से बदलाव खरीद फरोख्त की गई और जो बदलाव हुआ उसकी कोई जरूरत नहीं थी और उसमें भी जिस तरह से बदलाव किया उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए जनता की नाराजगी है। और यहाँ जो कांग्रेस के पौरी से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सुरेश राठखेड़ा, उनको तो कई ग्रामों से भागना पड़ा, ये स्थिति बनी है आज। ये महत्वपूर्ण इनपुट है सर, आपका बहुत धन्यवाद करता हूं प्रमोद भार्गव जी का। और इसी के साथ मैं अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत आदर के साथ धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप सभी ने इस बातचीत को बहुत रोचक बनाया। सुशील जी का मैं धन्यवाद करूंगा, मैं केदार जी का मैं धन्यवाद करूंगा, अजय जी का धन्यवाद करूंगा, हर्ष जी का, मुदित जी का और धनवेंद्र जी का, कि आप सभी ने इस बातचीत को, इस डिस्कशन को बहुत रोचक बनाया। माफ़ कीजिएगा अगर किसी को कुछ कम समय हम दे पाए हों इस आपाधापी में। तो कुल मिलाकर सर बहुत हमने एक क्विक ग्लिम्सेस देने की कोशिश की है आपको इस डिस्कशन के जरिए कि मतदान का ये प्रतिशत
क्या बोलता है और मतदाता ने अपना मन क्या बोलकर ईवीएम में बंद किया है। बाकी इंतजार कीजिए धैर्यपूर्वक अगले मंगलवार का कि 28 का दंगल और किसका मंगल। एक पंच लाइनवा दे रहे हैं सर। नमस्कार।